हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा एकादश की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 5 गलता लोहा पढ़ेंगे। इसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। गलता लोहा में यहाँ पर मोहन के बारे में वर्णन किया गया। यहाँ जातिगत व्यवस्था को लेकर वर्णन किया गया है। मोहन जो ब्राह्मण था और धनराम जो था लोहार था। मोहन के पिता पुरोहित थे और उम्र की वजह बढ़ने की वजह से घर की स्थिति आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। तो मोहन कमाने के लिए बाहर निकलता है, तो उसके साथ जो परिस्थितियां बीतती हैं तो उसका वर्णन किया गया है। मैं पहला पैराग्राफ पढ़ती हूँ। शेखर जोशी नई कहानी के कहानीकार। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ है। गलता लोहा जोशी जी की कहानी कला का प्रतिनिधि नमूना। इसमें उन्होंने जाति अभिमान के पिघलने और उसके रचनात्मक कार्य के ढलते दिखाया। कहानी का सारांश इस प्रकार से है कि मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहितगिरी की। अब वृद्धावस्था में उन्हें कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने के लिए तबीयत ठीक नहीं। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसवे और धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम और लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। यहाँ पर कह रहे कि क्या हुआ कि मोहन के जो पिता थे पुरोहित थे और उम्र बढ़ते हुए उनकी मतलब पुरोहितगिरी करने में अब उनको ढीलापन होने लगा, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने लगी। एक जगह जाना था, उन्हें रुद्री पूजा करना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मोहन विवश था इसलिए क्योंकि उसको पुरोहितगिरी आती नहीं थी और घर की आर्थिक स्थिति बढ़ चुकी थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मोहन ने सोचा कि अपने घर को चलाने के लिए उसने क्या किया, खेतों में काम करने के लिए सोचा। तो जब वो खेतों में काम करने गया तो वहाँ पर हसुआ चलाया, तो हसुआ में क्या था, दार नहीं था। इसलिए वह अपने धनराम के यहाँ जाता। धनराम की याद आ जाती है, जो उसका दोस्त रहता है लोहार जो रहता है। वहाँ धनराम की दुकान पर धार लगवाने के लिए चला जाता है। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक के सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजरे थे। दोनों हंस हंस कर उनको बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई में गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था। उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमजोर बच्चों के दंड देने का अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। यानी कि मोहन होशियार था, तो मास्टर जी भी उसको मॉनिटरी करने के लिए देते थे। और मोहन के कहे अनुसार एक बार धनराम को भी छड़ी खानी पड़ी थी। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं कि धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को भी कभी अपनी प्रतिद्वंदता नहीं समझा। मतलब कि वो जातिगत मोहन क्या था, ब्राह्मण था और धनराम लोहार था, इसलिए उसके प्रति वो क्या था कि प्रतिद्वंदी नहीं बनता था। धनराम गांव के खेतिहार या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसके विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं होता था। धनराम जो मोहन का दोस्त था, उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था, क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता है। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। कहने का यहाँ पर था कि जो सजा पाना रहता है उसके लिए अपने दंड के लिए व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। मतलब अगर पहाड़ा नहीं सुना पाए तो उसके सजा के लिए स्वयं आपको उस दंड का हथियार ढूंढना पड़ता रहता है, हथियार को ढूंढना रहता है। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यहाँ पर मास्टर जी कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा है, तो विद्या की ताप तेरे दिमाग में कहाँ जाएगी। अब हम तीसरा पैराग्राफ कहते हैं। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी थी। विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह
उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। क्या हुआ कि धनराम के जो पिता गंगाराम थे वो एक दिन चल बसे और धनराम ने उसका कारोबार संभाल लिया। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई और क्योंकि मोहन क्या था, होशियार था, इससे उसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। गांव से 4 मील दूर मोहन को भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता। एक दिन नदी में पानी कम था। मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह वह घर पहुंचा। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल ना भेजा। फिर क्या हुआ कि पानी भरने की वजह से मोहन को क्या किया कि स्कूल नहीं भेजे। और फिर हम चौथा पैराग्राफ देखते हैं। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया था। उसे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। क्या हो कि वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में बताया कि बिरादरी में उनके यहाँ एक युवक रमेश आया था लखनऊ से। तो वंशीधर ने मोहन के जो पिता थे बताया कि यहाँ पर पढ़ाई की दिक्कत मोहन की हो रही है। तो यहाँ पर रमेश ने क्या किया कि उसको तैयार किया लखनऊ ले जाने के लिए। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर रमेश के रूप में भगवान मिला। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंच गया। अब क्या हुआ कि मोहन रमेश के साथ चला गया कहाँ, लखनऊ, क्योंकि पढ़ाई का दिक्कत था। तो वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के लिए रमेश के साथ भेज दिया ताकि वहाँ पर कुशलतापूर्वक क्या होगा, मोहन पढ़ाई करेगा और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि यहाँ पर जब पहुँच गया साथ रमेश के साथ, जब मोहन पहुँच गया तो यहाँ से ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ से जो वो सपने लेके जो मोहन आया था लखनऊ, वो पूरे सपने में एक तरह से बोल सकते हैं कि पानी फिर गया। उसके साथ क्या क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ कि रमेश के साथ जब लखनऊ पहुँचा तो यहाँ से ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसे गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। अब देखो यहाँ पर मोहन को तो लेके आ गए पढ़ाने के नाम से, जैसा देखिए, लेकिन यहाँ पर मोहन की क्या स्थिति हो गई थी, घरेलू नौकर के समान हो गई थी। मोहन भी यह बात समझता था। खास सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। पास के एक साधारण सिंपल से स्कूल में दाखिल करा दिया गया। काम के बोझ के नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। मतलब काम इतना था तो वो स्कूल में अपनी विशेष कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता था जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता था। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता। उसे क्या करते थे, चालाकी से अगले दर्जे की तैयारी, अगली कक्षा की तैयारी के नाम से रमेश क्या करते थे, रोक लेते थे ताकि उसे काम करवा सके। अब हम अगला 5वां पैराग्राफ देखते हैं। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह घर वालों की असलियत बताकर दुखी ना करना चाहता था। मतलब मोहन ने ये परिस्थितियों को देखकर समझौता कर लिया कि अब मुझे ऐसे ही अपनी पढ़ाई करनी है तो इन लोग के साथ समझौता करके रहना पड़ेगा, इन लोग की जी हुजूरी नौकरीपन करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं रह गया। तो वो अपनी असलियत मोहन घर वालों को नहीं बताता। घर वाले तो ये सोच रहे थे कि मोहन शहर में चला गया है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर असलियत ये थी कि मोहन रमेश के घर में नौकर का काम कर रहा था, जी हुजूरी का काम कर रहा था और उसको पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। इस तरह
मोहन और धनराम जीवन कई प्रसंगों में बातें करते रहे। धनराम ने फिर क्या हुआ, धनराम के उससे पूछा कि स्कूल दाखिल करा दिया। वह पहले घर स्कूल काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखाने में चक्कर काटती। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बात करते रहे। धनराम ने हंसुए की फाल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा था कि आमतौर जो ब्राह्मण के टोले के जो लोग थे वो छोटी जाति के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, उठना बैठना। कामकाज के सिलसिले में बड़े बड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उसे उनको मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। अब हम 6वां पैराग्राफ देखते हैं। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पाई। इसी कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन ने अपनी जगह से उठा। उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया, तब नपी तुपी चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। कहने का ये मतलब था कि धनराम को आश्चर्य होता है कि वो ब्राह्मण लड़का कैसे लोहार का काम करने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि मोहन क्या था, उच्च ब्राह्मण कुल का था और लोहार तो निम्न स्तर के थे। तो मोहन इस बातों से बेलाग होकर लोहे के छल्ले की गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों से सृजन की चमक थी, एक प्रशंसा पाने का भाव था। सृजन मतलब एक निर्माण करने की एक प्रशंसा थी, मतलब एक चमक था कि मैंने इस कार्य को बहुत कुशलता पूर्वक कर लिया। यहाँ पर जातिगत व्यवस्था को लेके वर्णन था कि मोहन आज ब्राह्मण था इसलिए वो इस चीज को कार्य को नहीं कर पा रहा था, और धनराम लोहार था इसलिए बहुत कुशलता से यह कार्य कर लेता था। मोहन उच्च कुल होने की वजह से क्या था कि वो अपनी पुरोहितगिरी में कुशल नहीं था, इसलिए वो क्या था कि वो कार्य नहीं कर पाता, इसलिए उसने पिता के कार्य को नहीं कर पाया, इसलिए वो खेती भी नहीं कर पाया। वो उसके पिता पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजे, लेकिन वहाँ पर भी रमेश ने क्या किया, उसका इस्तेमाल किया, उससे काम करवाया। फिर भी क्या हुआ कि मोहन ने इसके सामंजस्य कर लिया कि अब मुझे ऐसे ही करके पढ़ना पड़ेगा। ये सारी जो स्थिति थी वह धनराम को बताता है। फिर उसके बाद देखता है कि हंसुआ सही से बैठ नहीं रहा उसका धारने करने को, पीटने को, तो वो खुद जो मोहन है धनराम की जगह आकर उसको पीट के सही से बनाता है। तो धनराम देखकर आश्चर्य होता है कि एक ब्राह्मण उच्च कुल का लड़का भी इस कार्य को बहुत कुशलता पूर्वक कर लेगा, वह ऐसा सोचा नहीं था। तो आपने देखा इस पाठ में पूरी एक जातिगत व्यवस्था को लेकर वर्णन किया गया था कि जातिगत व्यवस्था की वजह से आर्थिक स्थिति का कितना असर पड़ता है। और यहाँ कहा जाए तो श्रम के सामने जातिगत व्यवस्था मायने नहीं रखती है। जात पात को देख के एक कार्य नहीं किया जाता है। श्रम जिसको जो हुनर आ जाए उस आधार पे कार्य करना चाहिए। इस पाठ का इसी आधार था। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।